Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel, The Bios Planet. अभी तक स्टूडेंट हमने बात की थी हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर के बारे में, और अब हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे, लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो ये सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत सारे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कैरी करता है। और अगर ये आपकी समझ में आ गया, ये चैप्टर अगर आपकी समझ में आ गया, तो फर्दर क्लासेस में आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बायोलॉजी पढ़ना। ओके, तो इस चैप्टर में अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज मैं इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ। कल हम इसकी टॉपिक जितनी भी इनमें टॉपिक्स आएंगे उनके सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा टफ चीज है, बायोलॉजी बहुत आसान सी चीज है। बस ये समझो कि हम अपने बॉडी और अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। हर कोई अपनी बॉडी के बारे में क्यूरियस होता है कि यार हमारी बॉडी में सारे फंक्शन कैसे हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा से दिमाग लगाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी चीजें तो आप महसूस करो, यू आर लिविंग। तो हम लिविंग चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब अपने आप को आप लिविंग समझेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये चीज़ इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, समझ लो हम अपनी बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारी बॉडी में भी कॉमन होती हैं। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सबसे आसान क्वेश्चन मैं जो आपसे पहले आपसे पूछूंगा कि डिफरेंसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित जीव और एक निर्जीव जो लिविंग नहीं है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर ये कह दूं कि मेरे और इस चेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, मेरे और उस स्टूल के बीच में डिफरेंस क्या है, मेरे और इस ट्राइपॉड के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप ये तुरंत देखकर बता दो कि सर आप ये करते हो, आप वो ये नहीं कर सकता। हमारे पास एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो ब्रीदिंग नहीं कर, बहुत सारे चीज़ें बता सकते हो। तो और जो स्पीसीज अर्थ पे है वो 1.5 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब सारी चीजें लिविंग है, उसमें बहुत सारी चीजें लिविंग है। आप प्लांट को देखो, वो लिविंग है, हम लिविंग है। देयर आर मेनी स्मॉल इंसेक्ट और इवन की ऐसे ऑर्गेनिज्म दोज कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो भी लिविंग होते हैं। ओके, तो अब कैसे आप किसी को डिफाइन करोगे कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, कैसे आप बताओगे? चलो अब हम इस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे बता देना है आपको। पहला एक हो जाएगा, एक डॉग है, वो रनिंग कर रहा है, डॉग है, एक डॉग रनिंग कर रहा है। एक काऊ है, वो चेविंग कर रही है, और क्लास में बैठे हुए हैं, लोग बैठा हुआ है, या फिर वो क्या नाम शमशाद बैठा हुआ है, दोनों जोर जोर से आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज लेकर मीन्स when two students speak loudly, two student speak loudly, वो जोर जोर से बातें कर रहे हैं, दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, लिविंग। आप ये सारे कैरेक्टर देखकर, ये सारे मूवमेंट देखकर आप कहोगे कि यार वो तो लिविंग है। अब उस कंडीशन में क्या, ये तो लिविंग है, हमने कह दिया। अगर मान लेते हैं यही आलोक और शमशाद सो रहे हैं, किस कंडीशन में, स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। ओके, जब वो सो रहे हैं तो क्या, तो वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं, वो चीविंग नहीं कर रहे, वो रनिंग नहीं कर रहे, ये सारी चीजें नहीं कर रहे, ये कोई मोमेंट उनकी बॉडी में देखने पे नहीं लग रहा है कि कोई मोमेंट हो रहा है। तो आप कहोगे नहीं सर, वो उनकी बॉडी में अभी भी मोमेंट हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सो रहे हैं, बट दे स्टिल ब्रीदिंग। उनके अंदर अभी भी क्या हो रहा है, ब्रीदिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो आपने पता कर लिया ब्रीदिंग हो रही है, इसका मतलब वो लिविंग है। अब हम कह दे कि लेकिन प्लांट्स जो होते हैं, ओके, जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीदिंग नहीं करते। अब ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो आप कहोगे नहीं सर,
ये प्लांट्स भले से ब्रीदिंग नहीं करते बट दे हैव ग्रीन लीव्स। अगर उनके पास ग्रीन लीव्स हैं इट्स मीन दे आर अलाइव। अभी वो क्या है, लिविंग है। हमने कह दिया चलो, आपने प्लांट को देखकर तो बता दिया कि वो लिविंग है। तो अगर मान लेते हैं एक प्लांट है, वो उसकी लीफ ग्रीन होती है तो आप कहेंगे लिविंग है। अगर मान लेते हैं उसकी लीफ जो है वो नॉन ग्रीन है या फिर फंजाई है, मशरूम आपने देख लिया, तो हम कहें कि वो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, फंजाई मशरूम है। तो अब क्या कहोगे, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो गए, बट स्टिल दिस इज लिविंग प्लांट। तो आप कहोगे कि ये भी लिविंग है, भले से ग्रीन नहीं है। कैसे? क्योंकि इनकी बॉडी में एक टाइप का मूवमेंट हो रहा है। कौन सा मूवमेंट? इनकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। पहले ये छोटे थे, अब साइज में बड़े हो गए। एनसीईआरटी में यही सारी चीजें दी गई है कि अब इनमें ग्रोथ हो रहा है, तो आप कहोगे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन बैक्टीरिया के बारे में क्या? बैक्टीरिया की साइज आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आप उनको माइक्रोस्कोप से लगा के देखोगे साइज में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। हमने कह दिया नॉन लिविंग है, तो कहो नहीं सर वो भी लिविंग है। कैसे लिविंग है? एक बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करना शुरू करते हैं, बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, ना तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आप कैसे कहोगे कि ये लिविंग है? तो आप कहोगे सर इनकी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो वो रिएक्शंस देखे जाते हैं। तो जरूरी नहीं, यहाँ तक तो आपको विजिबल ग्रोथ आपको देखने को मिला ना, जैसे ह्यूमन में है, काऊ में, डॉग में, प्लांट्स में या फिर फंजाई में। ये जो ग्रोथ हो रहा है ये तो विजिबल है ना। ये जो कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं, ये जितने भी कैरेक्टर आपको दिखे, ये मोमेंट के जितने भी मोमेंट कैरेक्टर दिखे, ये सारे के सारे कौन से थे? विजिबल थे। लेकिन नॉन विजिबल भी तो होते हैं कैरेक्टर, नॉन विजिबल मूवमेंट भी होता है। सो आपके इतने सारी चीजें लिखने का मतलब ये है कि ओनली विजिबल कैरेक्टर आर नॉट सफिशिएंट, ओनली विजिबल कैरेक्टर्स आर ओनली विजिबल मूवमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू डिफाइन आवर ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म वेदर दैट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो सिर्फ जो विजिबल कैरेक्टर होते हैं वो इनफ नहीं होते कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। उनके अंदर बहुत सारे, बहुत स्मॉल स्केल पे जब जाएंगे तो उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पे रिएक्शन हो रहे होते हैं। उनकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते। तो जैसे उनकी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी हो रहा है तो वो लिविंग है। अब यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी के बारे में दिया हुआ है कि अगर आप किसी बायोलॉजिस्ट से पूछे कि वो क्या मॉलिक्यूलर मूवमेंट वायरस में देखने को मिलता है, देन वायरस में जनरली नहीं दिखता, लेकिन जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर वायरल मूवमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए उसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इट शो द कैरेक्टर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर इंटर करता है, किसी होस्ट सेल के अंदर इंटर करता है, किसी के अंदर जब इंटर कर जाता है तो वो लिविंग बन जाते हैं। ओके, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट वायरस में तो देखे नहीं जाते, बट जब ये किसी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं आफ्टर एंटरिंग द बॉडी ऑफ होस्ट, तो इनके अंदर भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखने लगता है, तो ये लिविंग की तरह से बिहेव करने लगते हैं। ओके, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, मॉलिक्यूलर मूवमेंट के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखो क्यों मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। अब हम जैसे एक ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी देखें, मैं इन सारी चीजों को थोड़ा से मिटा दे रहा हूं। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को देखें तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है ना, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। ओके, उनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है।
वेल ऑर्गेनाइज का मतलब मैंने कह दिया कि उनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं। किसी भी एक एनिमल का है या प्लांट का है, उसकी बॉडी में क्या पाया जा रहा है, टिश्यू पाया जा रहा है। टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल होती है। सेल के अंदर क्या होगा, सॉरी टिश्यू के अंदर क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। और सेल के अंदर क्या होगा, उससे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, उससे स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। और अब उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। लास्ट जो होता है बायोमोलिक्यूल्स होता है। अब बायोमोलिक्यूल्स क्या है ये आपको बाद में पढ़ने को मिलेगा जब आप क्लास 11th में जाएंगे। अगर बायोलॉजी आप सेलेक्ट करेंगे एज योर सब्जेक्ट तो आप वहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ रेनिंग आउट देयर, तो थोड़ा से आवाज़ हल्की हल्की बारिश की आवाज़ आ जाएगी, तो आप लोग उसे अवॉइड करिएगा और मेरे लेक्चर पे आप फोकस करें क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। ओके, तो ये आपका हो गया बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल, हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, बायोमोलिक्यूल की बनी हुई है। अगर हम अपनी बॉडी को देखें, हमारी बॉडी बायोमोलिक्यूल, और हमारी बॉडी का डायरेक्ट इंटरेक्शन है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ हमारी बॉडी का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अब इन्वायरमेंट के साथ हमारी बॉडी का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। अब ये समझ लो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में इन्वायरमेंट के साथ है। जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट है, इन्वायरमेंट में रहेंगे तो उसका आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे हमारी बॉडी में चीज़ें ब्रेक होंगी, हमारी बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स है, ये चीज़ें ब्रेक होगी, बायोमोलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और बॉडी से बाहर एनर्जी रिलीज होगी। अब जब बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी से खत्म हो रहे हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी लाइफ को मेंटेन रखना है, जैसे एक ह्यूमन है वो सर्वाइव करता है ऑलमोस्ट 80 to 90 ईयर्स, जनरली उसकी जो नेचुरल डेथ होती है या लाइफ स्पैन अगर देखें तो इसकी लाइफ स्पैन जो होती है ऑलमोस्ट 100 और 110 के आसपास होती है। नेचुरल डेथ जो उनकी होती है इस एज में होती है, तो उतने टाइम तक सर्वाइव करता है। कैसे सर्वाइव करता है, जब उसके बायोमोलिक्यूल्स बाहर तो निकलते हैं लेकिन साथ साथ बायोमोलिक्यूल का एंट्रेंस भी बॉडी में होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहते हैं मेंटेनेंस कहते हैं हम। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं। अब ये मेंटेनेंस क्या है आपको समझना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस उस हमारी बॉडी में जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या नाम है हमारी बॉडी का डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे रिएक्शन होते हैं और वो रिएक्शंस उनको हम कहते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। अब यही मेंटेनेंस प्रोसेस एक्चुअली लाइफ प्रोसेस होता है। ओके, तो अगर हम कह दे, किसी ने कह दिया व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो आपकी जो एनसीईआरटी उसमें डिफिनेशन दी गई है, लाइफ प्रोसेस इज द लाइफ प्रोसेस is the maintenance process, sorry, life process are the process, all process together, all process together involve in मेंटेनेंस। जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में इन्वॉल्व सारे प्रोसेस है उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ओके, इनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखो सिंपल सी चीजें हैं, क्या क्या कौन कौन से इसमें प्रोसेस आ रहे हैं। देखो जब बॉडी के अंदर इतने मेंटेनेंस हो रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बिना एनर्जी के तो कोई भी काम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब उस एनर्जी के लिए वो एनर्जी आपको कहाँ पे मिलेगी, फूड में। फूड में क्या होता है, क्यों हम फूड खाते हैं, क्योंकि उनके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, एनर्जी इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर, फूड के अंदर जाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट के अंदर एनर्जी होती है। जब आप न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है ना, फूड खा रहे हैं मतलब न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर, फूड का एक ही रीजन है, हमारी बॉडी के अंदर क्या पहुंच जाना, न्यूट्रिएंट्स का पहुंच जाना। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स
का हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाना, या फिर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट हम क्या होता है आपका, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो फर्स्ट इसमें जो चीज़ आएगी वो एनर्जी को बॉडी के अंदर पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सेकेंड जो इसमें चीज़ है, अब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में पहुंच गए, इन न्यूट्रिएंट्स को हम ब्रेक करेंगे और इसमें से एनर्जी को निकाल लेंगे। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, क्योंकि सारी जो बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए। अब न्यूट्रिशन तो पहुंच गया, न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच गए, बट वो एनर्जी अभी उसमें से रिलीज नहीं हुई थी, तो उनको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी को निकाल लिया जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो होगा ये होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। देखो हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हमारे एनिमल होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, ये अमीबा है, इसकी बॉडी का इंटरेक्शन मीडियम के साथ हमेशा रहता है। तो कोई भी चीज़ इसकी बॉडी में जानी होती है तो ऐसे बाहर से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चली जाती है, मेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन। और कोई चीज़ बाहर निकलनी होगी तो सिंपल डिफ्यूजन से बाहर भी आ जाती है। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी में ये वाला ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन वाला। उसके लिए अलग अलग से क्योंकि कॉम्प्लेक्स बॉडी है तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए, ताकि हर सेल के अंदर, या तो एक ही सेल है, फूड जो चाहिए वाटर में पड़ा हुआ है, फूड जो चाहिए इसे डायरेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आ गया। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में मोर देन 10 to the power 13 नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, और वो सारी की सारी सेल, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी न्यूट्रिएंट चाहिए, उनको भी हार्मोन चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो उनको पहुंचाना पड़ेगा वहाँ पे। इस तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ना, मीडियम के बाहर, ये सराउंडिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, बट ये तो डायरेक्ट सराउंडिंग के कांटेक्ट में होते हैं, बट हमारी जो अंदर की सेल है वो डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में नहीं होती। इसलिए उसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक तो सिंपल टाइप का होता है और एक कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। जैसे कि अगर मैं सिंपल टाइप के बारे में बात करूं तो डिफ्यूजन हो जाएगा, जो कि अमीबा में देखने को मिलता है, सिंपल एक एग्जांपल है। और कॉम्प्लेक्स टाइप का देखने को मिलेगा तो प्लांट का अलग होगा और एनिमल का अलग होगा। प्लांट में वैस्कुलर सिस्टम होगा, इसको हम पढ़ेंगे आगे। एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, देखो जब मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, जब मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है, ऐसी कंडीशन में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते रहते हैं बॉडी में। जब मेंटेनेंस का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मतलब चीज़ों के बनने और टूटने में बहुत सारे रॉ मटेरियल या फिर ऐसे मटेरियल प्रोड्यूस होते रहते हैं, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते रहते हैं। जैसे अगर हमने कहा कि कोई घर बनने जा रहा है, अब घर को तोड़ के आप नया घर बना रहे हैं वहाँ पे, तो ये तोड़ने और बनाने में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे। और वो वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट क्यों है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, तभी ना वेस्ट है। हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी को बस उतनी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी चीज़ों को वो एलिमिनेट कर देता है, बाहर निकालता है। तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में होते हैं, तो उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस भी होता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। वो बहुत ही टॉक्सिक भी हो सकते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 4 चीज़ें आप पढ़ने वाले। नंबर 1 न्यूट्रिशन, फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन, सेकेंड रेस्पायरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन, और जो लास्ट वाला है एक्सक्रीशन। ये चारों चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो है न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया। और बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको कल या फिर उसके बाद जो भी बाकी फर्दर लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और न्यूट्रिशन को स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही। आप सारी वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर कुछ लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर पे या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर सकते हो। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।